नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है, जिसमें आज शाम आपको बताएं कि करीब 4:30 बजे सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे। 10 जून को यानी कि कल लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें वो शिरकत करने वाले और साथ ही साथ कल होने वाले गरीब कल्याण मेले में भी सीएम योगी शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हाँ, सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाने वाले हैं, जिसमें आज शाम करीब 4:30 बजे आपको बताएं कि सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद कई कार्यक्रम हालांकि रखे गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि 10 जून को यानी कि कल लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यक्रम किया जाएगा और कल होने वाले गरीब कल्याण मेले में भी सीएम योगी शिरकत करेंगे। गोरखपुर दौरे पर हैं, आपको बता दें, इनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हालांकि साथ में मौजूद रहेंगे। कई कार्यक्रम गोरखपुर में रखे गए हैं, जिसमें आपको बताएं कि सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। 10 जून को लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ गरीब कल्याण मेले में भी सीएम योगी शिरकत करेंगे, तमाम नेताओं से मिलेंगे। तो गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी है, जहां पर आज शाम को करीब 4:30 बजे सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे। पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी गोरखपुर जाने वाले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? ये मैं आपको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरों का सिलसिला जारी है। इसी के क्रम में आज शाम लगभग 4:30 बजे वो लखनऊ से गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। गोरखपुर में रात से विश्राम करेंगे और 10 तारीख को उनका शेड्यूल लगा हुआ है। 10 तारीख को लोकार्पण के कार्यक्रम होंगे। कई तरह के लोकार्पण है, जिसमें उनका वो लोकार्पण करेंगे। योजनाएं हैं और भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में भी कुछ कार्यक्रम लगा हुआ है, वहाँ भी वो सम्मिलित होंगे। और एक वहाँ पे गरीब कल्याण मेला लगा हुआ है, उसका भी वो शुभारंभ करेंगे। इसके पश्चात वो लखनऊ लौटेंगे। तो कुल मिला के उनका 2 दिवसीय दौरा आज शाम 4:30 बजे से गोरखपुर दौरा शुरू होगा। आज शाम को सीएम पहुंच जाएंगे करीब 4:30 बजे। किस तरह की तैयारियां वहां पर दिखाई पड़ रही हैं और किस तरह के इंतजाम सुरक्षा को लेकर, तमाम कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहिए, क्योंकि गोरखपुर उनका गृह, उनका संसदीय क्षेत्र है, उनका गृह है, तो वहाँ पे व्यवस्थाएं पहले से भी, चूंकि सीएम का गढ़ है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से पहले से ही चाक चौबंद है। लेकिन तैयारियों को लेकर पूरा प्रशासन लगा हुआ है। तैयारियों की, जो लोकार्पण होने उनकी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। जो मेला लगना है उसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। तो कुल मिला के 2 दिन बहुत ही व्यस्त रहने वाला है सीएम का कार्य। चलिए, 2 दिन सीएम का बहुत व्यस्त होने वाला है, जिसके लिए तमाम तैयारियां गोरखपुर में की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका नीरज तमाम जानकारियों के लिए। तो आज शाम करीब 4:30 बजे सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद कई कार्यक्रमों में सीएम योगी हिस्सा लेंगे, जिनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साथ में मौजूद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। आज विधान परिषद चुनाव नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी कार्यालय बीजेपी के सभी एमएलसी प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष
स्वतंत्र देव और डिप्टी सीएम साथ में मौजूद हैं। आपको बताएं कि बीजेपी के सभी प्रत्याशियों ने आज दरअसल नामांकन भरा है। सीएम योगी ने बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों को बधाई दी है। जहां इसके अलावा सभी की विजय हेतु अनंत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं सीएम योगी ने दी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के सभी प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी के जो सभी एमएलसी कैंडिडेट थे, प्रत्याशी को हालांकि सीएम योगी ने जीत के लिए बधाई दी है और सभी को विजय हेतु अनंत मंगल कामनाएं देते हुए आगे का रास्ता प्रशस्त किया है। तो आज विधान परिषद चुनाव नामांकन का हालांकि आखिरी दिन है और इसी दिन बीजेपी कार्यालय पहुंचे बीजेपी के सभी एमएलसी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। साथ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव आपको बताएं कि मौजूद रहे। तो सीएम योगी ने बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों को बधाई भी दी है और बधाई देते हुए ये कहा है कि सभी की विजय हेतु अनंत मंगल कामनाएं। तो एमएलसी चुनाव को लेकर आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से अपनी पूरी मेहनत कर रही है, जोर आजमाइश की जा रही है। उसी कड़ी में आज बीजेपी के सभी एमएलसी कैंडिडेट्स ने जो है नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, जिनको लेकर सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी हैं। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, आज सभी बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा विधान परिषद चुनाव में सभी 9 प्रत्याशी भाजपा कार्यालय में एकत्र हुए और एक साथ जाकर नामांकन करने गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबको बधाई दी है ट्वीट कर और उनके उज्जवल कामना करी है कि वो जीत कर विधान परिषद में आए। और ये कहा है कि लगातार भाजपा की जो जीत चल रही है उस पर कहीं ना कहीं सभी का योगदान रहा है। तो नामांकन करने के लिए सभी प्रत्याशी जो थे वो एक साथ विधान भवन में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और इस दौरान सीएम के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उन्होंने भी बधाई दी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीट पर 20 जून को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी 9 प्रत्याशियों ने आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि भाजपा से योगी सरकार ने सभी मंत्रियों के 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। नामांकन करने के लिए 9 प्रत्याशियों भाजपा कार्यालय के एक साथ विधान भवन जाकर नामांकन पत्र दाखिल किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी और ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। और उत्तर ये बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र, दयालु, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप को कोरोना हो चुका है, इसलिए वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस में उनकी जगह कहीं ना कहीं किसी और को भेजा जा रहा है कि इनका जो आस्थासित नामांकन है वो दाखिल किया जा सके। लेकिन वो अभी कोविड ग्रसित है, इसलिए उनके संपर्क में जो लोग आए उनका भी कोरोना जांच कराई जा रही। सबसे महत्वपूर्ण ये है। और जसवंत सैनी, दैनिक प्रजातंत्र जनता का बनवारी लाल दोरे व मुकेश शर्मा नामांकन के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हुए थे और विधान भवन में एक साथ ही 6 लोग गए हैं। और सेंट्रल हॉल में इन सभी के नामांकन के साथ ही निर्वाचन तय हो जाएगा, क्योंकि सीएम योगी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी है, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हालांकि है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां कोशिश में जुटी हुई। तो किस तरह का माहौल, राजनीतिक माहौल दिखाई पड़ रहा है इसको लेकर? देखिए लता जी, आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि भाजपा की जो 8 विधानसभा सीटों पर विधान परिषद सीटों पर नामांकन जो 9 सीटों पर होना है उसमें कहीं ना कहीं निर्विरोध उनको चुना जाएगा 8 सीटों पर। और सपा की जो 4 सीटें होंगी उसमें कहीं ना कहीं निर्विरोध चुने जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने बताया कि जो 36 विधायकों से विधानसभा परिषद राज्यसभा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। और साफ तौर पर दोनों ही पार्टियों के पहले से निर्धारित करे जा चुके हैं कि एमएलसी चुनाव में कौन कौन से लोग जाएंगे और किसको अंदर दाखिला मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो चुनाव हुए उनमें साफ रिजल्ट आ चुका है और सपा और भाजपा दोनों ही
पार्टी आमने सामने दिखेंगी। इससे पहले भी विधानसभा में 2 ही पार्टी आमने सामने दिख रही थी, तो ये जरूर कहा जा सकता है। वहीं अगर बात कर लिया बसपा और कांग्रेस की, तो ये लोग दूर है, काफी दूर है और इस चुनाव में कहीं नजदीक नहीं दिखेंगे। लोकसभा में हाँ, हालांकि वो लोग दिख सकते हैं क्योंकि उपचुनाव होने वाला है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह से नरेंद्र कश्यप जिनको एमएलसी पद का दावेदार बताया जा रहा है, तो उनको कोविड हुआ है और वो वीवीआई गेस्ट हाउस में आइसोलेशन पे है। और भारतीय जनता पार्टी के जो जितने बाकी जो 8 जगह से वो जाकर नामांकन कर रहे हैं और उनका नामांकन कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य कि वो दाखिल करेंगे, इसके आधार पर वह विधान परिषद में मौजूद हो पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज सभी बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन हालांकि दाखिल करे, जिसको लेकर सीएम योगी ने भी सभी को जीत के लिए बधाई दी है। वहीं 23 जून को रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी, बसपा और सपा समेत कई बड़ी पार्टियों ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव से अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसके चलते यूपी कांग्रेस में अहम रोल अदा करने वाले नवाब काजिम अली खान ने नाराजगी जताई है। यहां तक कि कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली खान ने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन का भी जबरदस्त तरीके से ऐलान कर डाला। नवाब काजिम अली खान ने उपचुनाव में कांग्रेस आलाकमान की ओर से पार्टी प्रत्याशी न उतारे जाने का जबरदस्त विरोध किया। साथ ही उन्होंने इसको लेकर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। उनकी नाराजगी यहीं तक नहीं रुकी। नवाब काजिम अली खान ने कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत राजनीति करने वाले बीजेपी के घोषित प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को चुनाव खुलकर लड़ाने का ऐलान तक बिना हिचक कर डाला। इसी बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि वो इस चुनाव में, इस उपचुनाव में किसी को उतारेगी नहीं प्रत्याशी के तौर पे। लेकिन ये बहुत ही गलत फैसला है पार्टी का और मैं ये जानता हूं कि जो प्रभारी हैं, चाहे रामपुर के हों, हमारे मंडल के हों पार्टी के, और जो प्रभारी यूपी के हैं, चाहे उनकी मिलीभगत थी, उनके अपने व्यक्तिगत उसमें इंटरेस्ट थे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे या फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे, ये मैं नहीं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी। क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है, एमपी जो होता है, उसका वास्ता सीधा केंद्र सरकार से, और सेंटर में कांग्रेस के 50 से अधिक सांसद मौजूद हैं। तो कभी भी इस चुनाव से पीछे हटना नहीं चाहिए था। और आज तक कभी भी किसी भी उपचुनाव में कांग्रेस पीछे नहीं हटी, हमेशा अपना प्रत्याशी लड़ा। तो इस दफा क्यों ये निर्णय लिया गया कि प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा, तो बिल्कुल गलत फैसला था। और उसके बाद इतवार की रात को मुझे ये सर्कुलर आया पार्टी की ओर से कि कोई प्रत्याशी नहीं उतरेगा। तो मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ वोट सपोर्ट करने के लिए किसी को भी। और ये मैं शुरू से, मेरे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या पार्टी की जो हाई कमान है और पार्टी के लोग सब जानते हैं, किसी भी हालत में मैं आज़म या उसके प्रत्याशी या उसके परिवार को कभी समर्थक कभी नहीं दे सकता। तो मैंने तो ये फैसला कर लिया था जैसे ही नॉमिनेशन ख़त्म हुए, सबसे पहले मैंने ऐलान किया कि मैं पूरी तरीके से खुलकर समाजवादी पार्टी, आज़म और उसके प्रत्याशी का विरोध करूंगा, हर तरीके से करूंगा। और 23 जून तक मैं रामपुर में हूँ। रोज़ाना इसी विधानसभा, रामपुर शहर विधानसभा में मैं जाऊंगा सब लोगों में, और पूरी तरह से मैं प्रचार करूंगा आज़म और उसके प्रत्याशी के खिलाफ। भाजपा को समर्थन दे दिया आपने? बिल्कुल दिया है मैंने। जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, घनश्याम लोधी, वो आए थे मेरे पास। उनकी छवि अच्छी है। अगर आप पार्टी को भी अलग हटा दें और दोनों कैंडिडेट्स को देखें, छवि देखें,
उनका जो एक इमेज है यहाँ, हर तरीके से घनश्याम लोधी आसिम राजा से कई लाखों गुना ज़्यादा बेहतर है। ऐसा है। वहीं 23 जून को रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा के लिए उपचुनाव होने, जिसके लिए सभी पार्टी जोरों शोरों से लगी हुई हैं। इसी बीच सभी पार्टियों ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। एक तरफ जहां सपा के स्टार प्रचारकों की सूची से शिवपाल यादव का नाम गायब है, तो वहीं बीएसपी के स्टार प्रचारकों से सतीश चंद्र मिश्रा का नाम गायब है। बसपा के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम इस बार नहीं रखा गया है। कभी स्टार प्रचारकों में मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा नंबर 2 पर रहते थे। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव प्रचार के लिए आयोग में प्रचारकों की सूची दी गई है। प्रचारकों की लिस्ट में मायावती समेत 40 लोगों के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कल यूपी के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने होमगार्ड विभाग में लगभग 100 से ज्यादा कर्मचारियों को अपनी तैनाती की इकाई से दूसरी इकाइयों में संबद्ध किए जाने के प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सभी कर्मचारियों की संबद्धता समाप्त करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें अनियमितता की शिकायतें लगातार मिल रही थी। प्रजापति ने प्रशासनिक पारदर्शिता अपनाए जाने के निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग में किसी भी प्रकार की शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा और जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी की कानपुर पुलिस ने मंगलवार को भाजपा युवा विंग के नेता हर्षित श्रीवास्तव को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित पोस्ट डालने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं बुधवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जबकि कोर्ट ने भाजपा नेता हर्षित श्रीवास्तव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पुलिस ने कानपुर हिंसा के मामले में सोशल मीडिया पर फर्जी और भड़काऊ सामग्री डालने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं आज गंगा दशहरा के अवसर पर भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। इसी बीच साधु संतों ने मां गंगा से विश्व में शांति की कामना की और साधु संतों ने पूजा अर्चना के साथ साथ आदि विश्वेश्वर की मुक्ति की भी कामना की है। वहीं गंगा दशहरा के अवसर पर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर जनता को बधाई दी और लिखा कि राष्ट्र नदी जीवनदायिनी मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस पर गंगा दशहरा के सभी प्रदेशवासियों व श्रद्धालुओं को अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से उतर करके स्वर्ग से धराधाम पर पधारी थी और 10 प्रकार के पापों से मुक्ति आज मां गंगा सबको देती है और मुक्ति का मार्ग है मां गंगा। इतिहास की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया, उसके 100 वर्ष बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर जब काशी आई मंदिर बनाने के लिए, तो बहुत बाधा आ रही थी, तो उन्होंने होलकर घाट पे सबसे पहले मां गंगा का एक मंदिर बनाया, गंगा की ही आराधना की और मां गंगा ने प्रसन्न होकर के जब वर दिया तब विश्वनाथ जी का जो नया मंदिर अभी हम देखते हैं वो बन पाया था। तो आज के पूजन सब संत, हम कोरोना के समय 2 साल में नहीं आए, अन्यथा प्रतिवर्ष सभी संप्रदायों के काशी के संत यहाँ आते हैं, माँ गंगा का पूजन हम लोग करते हैं और पूजन करके पूरे देश दुनिया के सनातनी जो गंगा को अपनी माँ मानते हैं उनके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस वर्ष बस एक नई कामना जुड़ गई विश्वेश्वर महादेव के ज्ञानवापी में प्रकट होने के बाद कि माँ गंगा ही उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त। आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर पूज्य संतों के सानिध्य में दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज महामंत्री संत समिति के
और समस्त काशी की श्री वैष्णव दंडी स्वामी मिलकर के आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गंगा मैया की अर्चन पूजन वंदन किया गया है और गंगा मैया से प्रार्थना किया गया कि जो सभी समस्त लोगों को शांति प्रदान करें और बाबा विश्वनाथ जी को हम सनातनियों को शीघ्र से शीघ्र अर्चन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा गंगा मैया से हम सभी ने प्रार्थना की है, अर्चन वंदन की है, क्योंकि गंगा मैया पतित पावनी है और जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाली हैं। इसी के लिए हम लोगों ने आज गंगा मैया के अपनी अर्जी लगाई और उनसे वंदन। वहीं प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन हर मोड़ पर अब सख्त नजर आ रहा है। वहीं शिक्षा विभाग ने आरटीई एक्ट के तहत गरीब परिवारों के बच्चों के दाखिले न करने पर जिले के 54 स्कूलों को नोटिस जारी किया है, जिसके बावजूद कई स्कूलों ने शिक्षा विभाग के आदेश की अवहेलना की है। जिसके बाद गाजियाबाद प्रशासन के 2 बार नोटिस जारी करने के बावजूद आरटीई एक्ट के तहत दाखिले न करने वाले स्कूलों की मान्यता अब निरस्त की जाएगी। डीएम की सख्ती के बाद बीते दिनों सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक की और उन स्कूलों की सूची तैयार कर ली है जिन्होंने दाखिले नहीं लिए हैं। वहीं डीएम की ओर से शासन को फाइल मिलने के बाद ऐसे सभी स्कूलों पर एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों के दाखिले नहीं किए। सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी हेमेंद्र सिंह और भूपेश दिनकर के साथ बैठक की और डिफॉल्टर स्कूलों की सूची तैयार कराई। उनका कहना है कि इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट लेकर डीएम को भेजेंगे। पहले तो सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। राइट टू एजुकेशन के तहत एक प्रोविज़न है कि जो नर्सरी या कक्षा 1 में बच्चों का एडमिशन का प्रोविज़न है, जो 25% स्कूल को लोगों को गरीब बच्चों को पढ़ाने का, जैसे SC ST OBC जिनके लिए बस कास्ट सर्टिफिकेट मैटर करता है। बाकी जो सामान्य बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का 1 लाख रुपए का इसका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि बच्चे कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बच्चे पहले तो ये अपना कुछ किलोमीटर का दायरा था, लेकिन अब क्या है, गांव में जैसे ग्राम का क्षेत्र हो गया, शहर में वार्ड का क्षेत्र हो गया। अपने वार्ड में जितने भी स्कूल हैं उनको 10 ऑप्शंस को चुनना पड़ता है और 10 लॉटरी के माध्यम से उन बच्चों को स्कूल का चयन किया जाता है और चयन करने के आधार पर स्कूल प्रबंधक उनका एडमिशन लेता है। ये शिक्षा उनकी चलती है और कुछ यहाँ देखने में आ रहा है कि कुछ स्कूल्स इसमें अपनी पूरी तरह से सहयोग नहीं कर पा रहे, जिसके लिए हम लोगों ने 34 स्कूलों के लिए नोटिस जारी BSC की तरफ से हुए हैं और अगर वो इसमें सहयोग नहीं करते, जो सरकार के एक इतना पवित्र सूचित कार्यक्रम है, अगर उसमें उनका योगदान नहीं होगा तो आगे कार्रवाई भी की जाएगी। सर, लगभग कौन से वो स्कूल हैं जो मनमानी कर रहे हैं, एडमिशन नहीं हो रहा? इसके लिए लगभग 34 स्कूल हैं, कुछ बड़े स्कूल हैं, कुछ छोटे स्कूल हैं, मैक्सिमम में बड़े स्कूल हैं और उनके भ्रम है कि हम बच जाएंगे। तो ये राइट टू एजुकेशन के तहत उनको जो प्रोविजंस हैं उनका तो पालन करना पड़ेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।